नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे विचारक की जिनका पूरा दर्शन एक ही भावना के इर्द गिर्द घूमता है, और वो है डर। हम बात कर रहे हैं थॉमस हॉब्स की। आज हम उनके राजनीतिक दर्शन की गहराइयों में उतरेंगे, जो खास तौर पर यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी है। हम देखेंगे कि कैसे हॉब्स ने अपने समय के डर और अफरा तफरी का एक ऐसा हल पेश किया जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, कोई कहे कि मैं और डर जुड़वां पैदा हुए थे। ये लाइन हॉब्स की पूरी जिंदगी और उनकी सोच का निचोड़ है। उनका जन्म 1588 में तब हुआ जब स्पेनिश आर्माडा इंग्लैंड पर हमला करने वाला था। इस खौफ के माहौल में ही उनकी माँ ने उन्हें वक्त से पहले जन्म दिया, और यही घटना, यही शुरुआती तजुर्बा उनके फलसफे की बुनियाद बन गया कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद मौत के डर से बचना ही है। ये सवाल हॉब्स के पूरे दर्शन को समझने की चाबी है। उनके लिए शांति कोई कुदरती चीज नहीं है जो अपने आप मिल जाए। शांति तो एक ऐसी चीज है जिसे हमें अपनी समझ और समझौते से बनाना पड़ता है। उनका पूरा पॉलिटिकल सिद्धांत इसी एक बुनियादी सवाल का जवाब देने की कोशिश है कि अगर जिंदगी ही एक जंग है तो फिर अमन चैन कैसे हासिल हो। तो आज हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम हॉब्स की डर से भरी दुनिया को देखेंगे। फिर हम उनकी प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर की थियोरी में गोता लगाएंगे। उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उस अवस्था से निकलने का रास्ता समझेंगे। फिर आएगा उनका मशहूर लेवियथन, और आखिर में हम हॉब्स के दर्शन के एक ऐसे विरोधाभास पर बात करेंगे जिस पर आज भी बहस होती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि हर विचारक अपने समय की पैदाइश होता है, और हॉब्स के मामले में तो ये बात 100% सच है। उनको समझने के लिए हमें पहले उस उथल-पुथल से भरी दुनिया को समझना होगा जिसमें वो जी रहे थे। उनका दर्शन इंग्लैंड और यूरोप के सबसे मुश्किल दौर में से एक की सीधी प्रतिक्रिया थी। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। हॉब्स ने अपनी आंखों से क्या-क्या नहीं देखा। स्पेनिश आर्माडा का खौफ, 30 साल तक चले युद्ध की तबाही, और फिर इंग्लैंड का अपना गृह युद्ध, जहां राजा और संसद आपस में लड़ रहे थे और राजा तक को फांसी दे दी गई। इन सब घटनाओं ने उनके दिमाग में एक बात पक्की कर दी कि अगर एक मजबूत, ताकतवर शासक नहीं होगा तो समाज बिखर जाएगा और सबकी सबके खिलाफ जंग वाली हालत में लौट जाएगा। तो सवाल ये है कि इस सारी उथल-पुथल की जड़ क्या थी? हॉब्स के लिए जवाब बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अंदर ही था। तो चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने इंसानी फितरत का क्या निदान किया, जिसे वो प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। हॉब्स का मानना था कि इंसान फंडामेंटली एक मशीन की तरह है, जो हमेशा अपनी इच्छाओं से चलता है, और सबसे बड़ी इच्छा है पावर हासिल करने की इच्छा। अब हॉब्स के लिए ये कोई नैतिक रूप से बुरी बात नहीं है, बल्कि ये इंसानी वजूद की एक हकीकत है। हर कोई अपनी हिफाजत चाहता है, और इसके लिए दूसरों पर ताकत रखना जरूरी हो जाता है। ये लाइन हॉब्स की सोच का केंद्र है। पावर के लिए ये कभी न खत्म होने वाली भूख ही इंसान के हर काम के पीछे होती है। लेकिन जरा सोचिए, जब हर कोई पावर के पीछे भाग रहा हो और उन्हें रोकने वाला कोई न हो, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा सबकी सबके खिलाफ जंग। अब जब हॉब्स ये कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग 24 घंटे तलवारें लेकर लड़ रहे हैं। इसका मतलब है एक ऐसा माहौल जहां लगातार डर, शक और हिंसा का खतरा बना रहता है। हर इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन है, क्योंकि संसाधन कम है और अपनी जान बचाने के लिए दूसरों पर हावी होना ही सबसे सही रणनीति लगती है। ये हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर का सबसे मशहूर और भयानक वर्णन है। ऐसी हालत में ना कोई इंडस्ट्री होगी, ना कोई आर्ट, ना कोई साइंस, बस एक ही चीज होगी, हिंसक मौत का लगातार बना रहने वाला डर। और इसी असहनीय हालत से बचने के लिए हॉब्स कहते हैं, हमारा तर्क ही हमें शांति खोजने का रास्ता दिखाता है, जो सामाजिक अनुबंध की बुनियाद बनता है। तो इस भयानक स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? हॉब्स कहते हैं, इसका जवाब है रीजन, यानी तर्क। सामाजिक अनुबंध डर से बचने का एक सोचा समझा तर्क संगत फैसला है, जो अपनी जान बचाने की इच्छा से पैदा होता है। ये प्रक्रिया बहुत तर्कसंगत है। पहला कदम, सबको एहसास होता है कि ऐसी जिंदगी तो जी नहीं जा सकती। दूसरा कदम, सब मिलकर एक अग्रीमेंट करते हैं कि हम शांति के लिए अपनी आज़ादी छोड़ने को तैयार हैं। तीसरा कदम, वे अपनी सारी ताकत और अधिकार एक तीसरे पक्ष यानी संप्रभु या शासक को सौंप देते हैं। और चौथा,
इसी से एक ताकतवर सत्ता का जन्म होता है। और यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, संप्रभु इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, वो इसका नतीजा है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता और उसे हटाया भी नहीं जा सकता। और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जन्म किसका होता है? एक ऐसी ताकत का, एक ऐसी हस्ती का जिसे हॉब्स ने एक बहुत ही दमदार नाम दिया, लेविथन। ये नाम बाइबल के एक ताकतवर समुद्री राक्षस से लिया गया है, जो इस दुनिया में एक नश्वर ईश्वर की तरह काम करता है। तो ये लेविथान है क्या? ये बेसिकली स्टेट है, राज्य है, एक कृत्रिम व्यक्ति जिसे लोगों ने मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। ये इतनी ताकतवर इकाई है कि कोई भी नागरिक उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता, और इसका सिर्फ एक ही काम है, एक ही मकसद है, लोगों की जान की हिफाजत करना और समाज में शांति बनाए रखना। अब इसकी ताकत देखिए, एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड। हॉब्स के लिए संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता। उनका मानना था कि इंग्लिश सिविल वॉर हुआ ही इसलिए क्योंकि पावर राजा, संसद और चर्च में बटी हुई थी। शांति के लिए जरूरी है कि सारी ताकतें, कानून बनाने की, न्याय करने की, जंग का ऐलान करने की, यहाँ तक कि धर्म को नियंत्रित करने की भी सिर्फ एक ही हाथ में हो। और यहीं पर हॉब्स का रियलिज्म सामने आता है। उनका साफ कहना था कि सिर्फ वादे और समझौते शांति नहीं ला सकते। सामाजिक अनुबंध तभी काम करेगा जब उसे लागू करने वाली कोई जबरदस्त ताकत हो। संप्रभु की तलवार यानी सजा देने की ताकत के बिना लोग वापस अपनी स्वार्थी आदतों पर लौट जाएंगे और समाज फिर से स्टेट ऑफ नेचर में गिर जाएगा। अब आते हैं हॉब्स के दर्शन के सबसे दिलचस्प और पेचीदा हिस्से पर। एक ऐसा सवाल, एक ऐसा विरोधाभास जिस पर आज भी विद्वान बहस करते हैं। क्या हॉब्स व्यक्ति के अधिकारों के हिमायती थे या फिर एक दमनकारी तानाशाही राज्य के समर्थक? यहाँ हम दो अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं। एक तरफ हॉब्स का पूरा सिस्टम व्यक्ति की सुरक्षा से शुरू होता है, राज्य को बनाया ही व्यक्ति की सेवा के लिए गया है, इस लिहाज से वो एक उदारवादी विचारक लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी मकसद को हासिल करने के लिए वो एक ऐसी सरकार की वकालत करते हैं जिसके पास पूरी अनलिमिटेड और कभी ना बटने वाली ताकत हो, जो उन्हें एक निरंकुशतावादी विचारक बनाती है। पॉलिटिकल थिंकर C.B. मैकफर्सन की ये लाइन इस विरोधाभास को बहुत अच्छे से समझाती है। हॉब्स व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर इतने ज्यादा फिक्रमंद हैं कि इसी वजह से वो राज्य को सारी ताकत दे देते हैं। उनका मानना था कि व्यक्ति की असली आज़ादी यानी मौत के डर से आज़ादी सिर्फ एक ताकतवर राज्य की छत्रछाया में ही मुमकिन है, भले ही इसके लिए बाकी सारी आज़ादियां कुर्बान क्यों न करनी पड़े। इन विरोधाभासों के बावजूद पॉलिटिकल फिलॉसफी पर हॉब्स का असर जबरदस्त रहा है। उन्होंने संप्रभुता का पहला मॉडर्न सेक्युलर सिद्धांत दिया, जिसमें यह कहा गया कि राजनीतिक अधिकार ईश्वर से नहीं बल्कि लोगों की सहमति से आता है। इस तरह उन्होंने पॉलिटिकल रियलिज्म और लिबरलिज्म दोनों की नींव रखी। उनका काम आज भी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, जो हॉब्स के दर्शन का निचोड़ है। क्या पूरी तरह से सुरक्षित रहने के लिए पूरी तरह से आज्ञाकारी बनना सही है? ये आज़ादी और सुरक्षा के बीच का वही ट्रेड ऑफ है जिससे आज भी समाज जूझ रहा है, खास तौर पर जब राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहस होती है। इस लेन देन को समझना ही हॉब्स को समझने की कुंजी है, और ये UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी है।